नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बरतापूर्ण रेप और हत्या के मामले ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ पूरे देश में इसके विरोध में जगह जगह डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिवंगत डॉक्टर के घर पहुंचकर जल्द न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तेज कार्रवाई की जा रही है। यदि पुलिस मामले को रविवार तक सुलझा नहीं लेती तो मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इस मामले में एसआईटी जांच पहले से कर रही है और अस्पताल ने भी 3 सदस्यों का पैनल बनाया है जो जांच कर रहा है। पुलिस, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक विभाग और अन्य टीमें काम पर लगी हुई हैं। आज अस्पताल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है जहां ये घटना हुई। घटना को लेकर आज देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। दिल्ली में एम्स समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गईं। कल कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने अस्पताल का दौरा किया था। कोलकाता पुलिस ने आज आरोपी संजय राय की मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे जो सहयोगी हैं, ये देश भर में विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता जो मौजूद हैं कोलकाता में, उन्होंने आज की जानकारी हमें भेजी है। देखते हैं सौरभ को। देखिए, इस वक्त हम कॉलेज स्ट्रीट में हैं जहां पे एक और प्रदर्शन शुरू हुआ है। जो डॉक्टर्स यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो वेस्ट बंगाल ऑब्स्टेरिक और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी है, वहां उनके जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त यहां पे चल रहे हैं कॉलेज स्ट्रीट से होते हुए। जो इस वक्त प्रोटेस्ट है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो घटना हुई है उसको लेकर ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। But if a young lady who's going to a hospital meets this kind of an end, it really raises questions and ignites fears. Yes, it does, and that's the reason why we are all out on the street. This is not the way medical can function. We can't have lady doctors who are insecure and unsafe in an environment of a medical hospital. So it's just not acceptable. We just cannot take this, and justice has to be served. The culprits have to be arrested. डॉक्टर्स का सिक्योरिटी को लेकर क्या और कदम उठाया जाना चाहिए, खास करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में जहां पे पेशेंट लोड इतना है? तो जो सीसीटीवी जो लगाया, जो अभी जो स्टेप्स ले रहे हैं, वो तो पहले से ही लेना चाहिए था। नाउ दे जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, बट वो होगा या नहीं होगा किसी को पता नहीं है। लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग दैट ये होना का, ये होगा, ये होगा। पहले क्यों नहीं सोचा? व्हाई डिड इट हैपन बिफोर? व्हाई डिड अ वुमन हैड टू डाई बिकॉज सबको जगने से पहले? यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो जैसे आप देख सकते हैं, जो डॉक्टर्स है वो भी आज सड़कों पर हैं। ये बहुत ही एक आश्चर्य दृश्य है, क्योंकि डॉक्टर्स यूजुअली ओटीज में रहते हैं, अस्पताल में रहते हैं। आज वो सड़कों पे उतरने पर मजबूर हुआ है क्योंकि एक महिला डॉक्टर के साथ और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो घटना हुई है, उसके बाद सबके मन में चिंता और डर है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आपको अब लिए चलते हैं अन्य शहरों जहां पर विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर्स साथ आए। चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, आइए देखते हैं। हमारी अभी एक ही चीज़ की डिमांड है कि जो हमारे साथ ये हमारे साथी के साथ ये दुष्कर्म हुआ है और ये उनका मर्डर हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसकी जांच अगर सीबीआई करे तो और भी बढ़िया है। दूसरी बात, हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए था, आए साल कुछ ना कुछ डॉक्टरों के अगेंस्ट सुनने मिलता है, किसी को मारा, किसी को पीटा। प्रशासन कोई उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा है। तो हमारी दूसरी जांच है। तीसरी बात, अगर हमारी ये डिमांड नहीं पूरी होती, हमारी ये मांगे नहीं पूरी होती, तो ये आपातकालीन जो हमने हमने स्ट्राइक की है, ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। अभी सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं। आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। डिमांड्स क्या है? डिमांड्स एक्चुअली देखिए, फीमेल सिक्योरिटी, ठीक है, जो अभी कोलकाता में हुआ है उसी के बिहाफ पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली यहाँ के लिए सिर्फ जो फीमेल के लिए एटलीस्ट उनके लिए सिक्योरिटी मेन हम लोग उनके उससे के लिए सपोर्ट के लिए खड़े हैं यहाँ पे। ओके। और आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शुभी अग्रवाल है और मैं सीनियर रेजिडेंट रेडियो डायग्नोसिस विभाग से हूँ। और जो बहुत ही दुखद घटना हमारे कलीग के साथ हुई है, हम उसमें यही कहना चाहते हैं, सेम कंडीशंस यहाँ भी प्रिवेल कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सेफ़ हैं। मैं लखनऊ की होकर भी मेरे पेरेंट्स आज मुझे यहाँ भेजने में डर रहे थे कि मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ही रहती हूँ, बट फिर भी उनको यही लग रहा था कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। हम भी नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, मेरे रेजिडेंट्स भी नाइट ड्यूटी करते हैं।
मांगे नहीं माने जाती। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इस इंसिडेंट के बाद हम सब लोगों के लिए, हम लोग खुद सेफ नहीं हमारे खुद के हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए। जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए नहीं लागू होता, हम लोग नहीं जाएंगे ड्यूटी पे वापस। हम लोग तब तक खड़े रहेंगे। हम लोग रेजिडेंट डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर हैं, फैकल्टी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे वर्क कर रहे हैं अभी भी। तो हम लोग तब तक रहेंगे जब तक हम खुद सेफ नहीं है। कल हमारे साथ कुछ हो जाए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हम क्यों जाकर करें ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग ही सेफ नहीं है? हमारा कभी मर्डर हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं, आपको बता दें, कोलकाता डॉक्टर मनीष जांगड़ा, फाउंडर फायमा डॉक्टर्स एसोसिएशन, डॉक्टर अर्चना धवन हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। दोनों को आप दोनों जुड़े, लेकिन जिस तरह से हमारे आज डॉक्टर्स सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, डॉक्टर अर्चना, आप क्या कहेंगी? ये ऐसे मामले सामने आते, लेकिन ये तो बहुत ही बर्बरतापूर्ण मामला हुआ है जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ है। निधि जी, मामला बहुत गंभीर है। इसको जितना एग्रेसिवली लिया जाए, मैनेज किया जाए, उतना ही कम है। एक मेडिकल कॉलेज में एक वॉलंटियर जो अल्कोहलिक है, जिसके फोन पे अग्रेसिव किस्म का, वायलेंट किस्म का पॉर्न डाउनलोडेड है, ऐसा इंसान हॉस्पिटल में एक वॉलंटियर की तरह से काम कैसे करना अलाउड हुआ? वो कैसे हुआ? ये बड़ा ग्रेव मैटर है। ये इतना लाइटली लेने वाला मैटर नहीं है। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं काम को, या जो रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक बैकग्राउंड चेक करने में, एक देखने में कि ये इंसान किस तरह का है, किस तरह की सर्विस देगा आगे चल के लोगों को? उसके अलावा हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरा लगाना सिर्फ काफी नहीं है। सीसीटीवी में आप अगर देख भी लेंगे, यू नीड गार्ड्स अराउंड द एरिया, you need proper ventilation around the area in terms of lighting around the area. सबसे जरूरी है कि जो जूनियर डॉक्टर्स रात भर मैन करते हैं हॉस्पिटल्स को, उनके लिए सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए एक डिग्निफाइड जगह हो। उस लड़की को रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम, एक आइसोलेटेड कमरे में जाना पड़ रहा है। दैट इन इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर कितना बुरी तरह से मैनेज्ड है। बहुत सारी जगहें हैं देश की जहाँ पे ये चीजें होती भी हैं अच्छी तरह, मगर अभी भी देश के बहुत सारे एरियाज ऐसे रह गए हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की सेफ्टी, उनका वो जीते मरते, इसके ऊपर कोई सोच, कोई विचार, किसी तरह का कोई लेजिस्लेशन कुछ भी नहीं है। और ये होना अब जरूरी है। बहुत दुख की बात है कि एक बच्ची को बलि चढ़ना पड़ा है इस हम सबको झंझोड़ने के लिए, पर एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू रिप्लेस दिस चाइल्ड? जिसके बिल्कुल आपने डॉक्टर अर्चना सही बात की है कि जो हमारे डॉक्टर्स को सुविधाएं, सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं है। और इस मामले से उम्मीद यही है कि ये नहीं कि आज हम हल्ला कर रहे हैं उसके बाद हम भूल जाएं। डॉक्टर मनीष, आप लोगों की मांगे क्या है ऐसे में? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि पूरे देश भर में इस तरह से डॉक्टर साथ आए। वो एक बच्ची के साथ हुआ है, एक छात्रा के साथ हुआ है, लेकिन ये सब महसूस कर रहे हैं वो पीड़ा। ये जो कमी है, ये क्यों हमारे सिस्टम की एक पूरी कमी है? ये क्या चलता एटीट्यूड है, उसको एक बार फिर से उस पर गौर कर कर बदलने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा। इससे पहले भी 2-3 साल पहले, कम से कम शायद 2019 की बात है, ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ था। वायलेंस हुआ था एक डॉक्टर के साथ, उसको मार दिया गया था, बहुत बुरी तरह वायलेंस हुआ था। और ऐसी सिचुएशन हमारे हर साल हम कितनी बार देखने को देखते हैं। अभी यूसीएमएस जीटीबी में भी ऐसा हुआ था। कोई एक बाहर से कोई गूंज टाइप के लोग आए थे, वो एक पेशेंट को गोली मार के चले गए। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे हमें इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी जो सबसे पहली डिमांड है वो ये डिमांड है कि जो ये केस अभी पुलिस के हाथ में, वेस्ट बंगाल पुलिस के हाथ में, जो इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और वहाँ का जो मेन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की गई। बट ये हमारा, जो हम लोगों ने इसको एक्सपोज किया, हमने, आप मीडिया वालों ने इसको बहुत सपोर्ट किया, उसके बावजूद ये केस इतना हाईलाइट हो पाया है। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि डायरेक्ट केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि किसी प्रेशर में आके इस केस के ऊपर जो गवाह है या फिर जो भी इसमें हमारे पास
सबूत है वो ना मिट पाए और उस सबूत को मिटाने की कोशिश ना की जाए। उसके अलावा एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए ताकि कहीं भी देश में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में हो, किसी भी गवर्नमेंट की बात हो, जहां पे डॉक्टर के साथ इंसिडेंट हो, उसको नॉन बेलेबल सजा होनी चाहिए। हालांकि हमारे कुछ रूल्स बने हुए हैं बट वो कहीं भी फॉलो नहीं होते हैं बेसिकली। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो केस सीबीआई को जाना चाहिए और ऐसी बिल्कुल, सिक्योरिटी ये जो ममता हॉस्पिटल्स में वो बनर्जी ने बढ़ाई भी देनी बोला है चाहिए। कि अगर रविवार तक पुलिस नहीं सुलझाती है। डॉक्टर अर्चना मैम, अंत में सिर्फ आपसे जो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की बात की जा रही है, उसके लिए कोई टाइमलाइन आप लोग सेट करेंगे अभी इस विरोध प्रदर्शन में? मैं ऐसा समझती हूँ, जैसे कहा गया कि संडे तक अगर केस सॉल्व नहीं होता तो वो आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से मे बी वी शुड गिव द गवर्नमेंट अ पीरियड ऑफ से 4 to 6 वीक्स, जिसमें वो इस लेजिस्लेशन को एक बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से बाय गिविंग इट अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसका एक इसको स्टैम्प सर्टिफाइड सो टू से कर दे, ये लॉ बन जाए, जिससे कि हमारे डॉक्टर्स और जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सोसाइटी के लिए वो सेफ रहें। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में ये जांच जल्दी से जल्दी इसके नतीजे सामने आने चाहिए। सीबीआई करती है और जो सुरक्षा हमारे डॉक्टर्स को दी जानी चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं देश की बात में, तुरंत लौटेंगे और आपको बताएंगे कि जो बांग्लादेश में जंग, जिस तरह से हालात वहाँ पर बने हुए हैं, हमारे जो किसान वर्ग है मध्य प्रदेश के, सरसों के किसान, क्यों उन पर असर पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात अब दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई। दिल्ली सरकार के एक मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद गोपाल राय ने अपने विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा कि 15 अगस्त को कैबिनेट मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगे और विभाग इसकी तैयारी करे। जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में गोपाल राय को आदेश दिए थे। शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है और कहा है कि किसानों से बात करने और मुद्दों को सुलझाने के लिए अराजनीतिक पैनल का गठन होना चाहिए। ये भी कहा है कि सम्मानजनक, सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बैठक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईवे, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी पार्क करने के लिए नहीं है। अदालत ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से फिर से खोलने के आदेश दिए। एम्बुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और छात्रों के लिए आंशिक रूप से हाईवे खोलने को कहा। अदालत ने कहा है कि दोनों राज्यों के डीजीपी अधिक लेन खोलने पर फैसला रहे। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स लगे हैं, जो बॉर्डर की सड़कें बंद हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को कहा है कि आंशिक रूप से इस हाईवे को खोला जाना चाहिए। छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और एम्बुलेंस के लिए कम से कम दोनों तरफ की एक एक लेन जो है वो खोली जानी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के डीजीपी और दूसरे पुलिस अफसर एक हफ्ते के भीतर इस मुद्दे पर मीटिंग करें और आंशिक रूप से इस हाईवे को खोलने के लिए वो मॉडलिटीज़ यानी कार्य जो योजना उसे तैयार करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रजामंदी बन जाती है तो इसके लिए कोर्ट के आदेशों की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे हाईवे की दोनों लेन पार्टली खोल सकते हैं। यहाँ पर बेंच ने कहा है कि वो एक कमेटी का गठन करेगा जो किसानों से जाकर बात करेगी और जो ये तय करेगी कि किस तरह से इस मामले में समाधान निकाला जाए। हरियाणा और पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कुछ नाम जो कमेटी में शामिल हो सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इन पर विचार करेगा और एक आदेश जारी करेगा। फिलहाल 22 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो कमेटी है उसमें कौन कौन लोग शामिल हों। तो एक बड़ा मुद्दा है शंभू बॉर्डर का। यहाँ पर पंजाब सरकार ने कहा था लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, एम्बुलेंसेज नहीं जा पाती, यहाँ पर छात्रों को परेशानी होती है, रोज़ाना सफ़र करने वाले लोग दुखी होते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि कम से कम एक एक लेन दोनों तरफ की खोल दी जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी टिप्पणी जैसे सूर्यकांत ने की। उन्होंने कहा कि जो हाईवे होते हैं वो ट्रैक्टरों के लिए, ट्रॉलियों के लिए, जेसीबी के लिए जो हैं
पार्किंग का स्थान नहीं है, बल्कि लोगों के आने जाने का रास्ता है। और ऐसे में उन्हें खोलने की ज़रूरत है। किस तरीके से खोला जाए ये तय किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में अगला कदम बढ़ाया है और कहा है कि पाटली जो हैं तो हाईवे के दोनों तरफ के रास्ते एक एक लेन कम से कम खोली जानी चाहिए। और वो उसके लिए भी ये भी तय किया है कि किन किन लोगों के लिए ये खोली जानी चाहिए। पंजाब सरकार ने खुद कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर जेसीबी इनको इजाज़त ना मिले, जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो वाहन है उनको इजाज़त मिले। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीआरओ थे, उन्होंने कहा कि वो भी इसके लिए तैयार हैं। तो एक बड़ी कवायद यहाँ पर शुरू हुई है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले हफ्ते कम से कम इस हाईवे की एक एक लेन खुल जाएंगी, ताकि आम लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें होनी बंद हो जाएँ। तो 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई भी इस मामले में करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। उधर बांग्लादेश में चल रहे सियासी संकट से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में ट्रकों के पहिए थम गए हैं। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। दरअसल ग्वालियर चंबल सरसों का एक बड़ा बेल्ट है, जहां से बांग्लादेश के लिए सरसों की खली का निर्यात होता है। लेकिन बांग्लादेश में हो रही हिंसा से कारोबार ठप पड़ा है। ग्वालियर चंबल के 50 सरसों के तेल मिल के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 150 से अधिक तेल मिल प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से मध्य प्रदेश में सरसों तेल की इकाई ठप हो गई है। 20,000 से ज़्यादा मजदूर ट्रांसपोर्टर मिल संचालकों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। तो अभी बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उस चक्कर में हमारा पूरा व्यापार और एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल बंद हो गया है। अभी भी हमारे कई एक रैक जो है वहाँ रेलवे में खड़े हुए हैं, जो कि बांग्लादेश में इंटर नहीं कर पा रहे हैं और करोड़ों रुपए का लगभग मंथली 150 करोड़ रुपए का व्यापार हमारा प्रभावित हुआ है। हमारी यूनिट बिल्कुल बंद हो गई है। मुरैना में तेल मिल करीब जो 50 तेल मिल है उनसे जो खली निकलती है, चूँकि मुरैना सेंट्रल में है तो ये राजस्थान के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान में जो 100 मिलें हैं, उत्तर प्रदेश में भी जो मिलें हैं, तो जो कि उत्तर प्रदेश में ये सॉल्वेंट प्लांट नहीं लगे हुए हैं, ये प्लांट अपने मुरैना में लगे हुए हैं, क्योंकि तो वहाँ की जो खली निकलती है कि जो तेल निकालने के बाद जो बचता है, मुरैना से करीबन 30 रह के जाती थी। जुलाई से अभी तक ये बड़ा प्रभावित है। इसके चलते डीओसी के प्लांट तो बंद है ही हैं, साथ में तेल मिल भी बंद हो गए, क्योंकि आज की डेट में तेल मिल की जो खली है वो चराई में जाती नहीं है। एक प्लांट से पूरे मस्टर्ड के लॉबी को नुकसान हो चुका है। दरअसल ग्वालियर चंबल में 50 से अधिक फैक्ट्रियां सरसों तेल और खली निकालती हैं। इन सभी फैक्ट्रियों से मुरैना जिले की आधा दर्जन सॉल्वेंट प्लांट को खली की बिक्री होती है, जिससे 8% तेल निकालकर डीओसी बनता है। बांग्लादेश में मुर्गी दाना, मछली दाना और पशु आहार के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ग्वालियर चंबल के सॉल्वेंट प्लांट से हर दिन 3500 टन उत्पादन होता है। डीओसी को सांक और रायरू रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश भेजा जाता है। एक रैक में 2500 टन डीओसी यानी डी ऑयल केक होता है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए होती है। एक महीने में 25 से 30 रैक यानी 150 करोड़ रुपए की सरसों खली अकेले ग्वालियर चंबल से बांग्लादेश भेजी जाती है। एक रैक को बांग्लादेश पहुंचाने का किराया 70 से 75 लाख होता है, यानी रेलवे को भी हर महीने करोड़ों का नुकसान। जो 11 टैंकर गए हुए थे, जानकारी के अनुसार 7 टैंकर खाली होने के लिए फंसे हुए हैं। इसमें हजारों लोग काम करते हैं। लोगों ने प्रोडक्शन को रोकने का काम शुरू किया है और मजदूरों को घर बैठाने का भी काम शुरू किया है। जब तक कोई दूसरा बायर मिले, कोई दूसरे देश में उसका बायर मिलेगा, जब तक एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। 90% जिस प्रोडक्शन का एक कंट्री आयात करती हो, आशा है कि बांग्लादेश की स्थितियां सामान्य हो और इन सब चीज़ों पे अगर रोक सामान्य नहीं हुई तो हमको तो नुकसान हो गई, बांग्लादेश को भी बड़ा नुकसान होगा। कारोबारियों ने घाटे के डर से 1500 से ज़्यादा कर्मचारियों और मजदूरों को घर बैठा दिया है। इससे उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 1 महीना से बंद है प्लांट। पहले 700-800 कमाते थे, माल सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए बंद हो गया। बीवी बाल बच्चा को छोड़ कर आए कमाने के लिए, हम लोग को कमाई हो जाती थी, बाल बच्चे को पोसाई हो जाती थी। अभी ये जो है ना काम पूरे स्लो चल गया है, हम लोग को पोसाई नहीं रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे। मेरा ट्रक
कम से कम 15-20 दिन से खड़ा है, काम ही नहीं है सब कुछ। अब कैसे क्या, अब तो भूखे मरने की नौबत है। खली का तेल निकालने के बाद इसे पशु आहार के रूप में काम में लिया जाता है। चूँकि इसका सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है, इसलिए ग्वालियर चंबल सबसे ज़्यादा परेशान है। ग्वालियर चंबल से लगभग 90% DOC बांग्लादेश को निर्यात होता है। ऐसे में वहाँ जारी राजनीतिक अस्थिरता से ग्वालियर चंबल में इस उद्योग पर गहरा असर पड़ा है और इस उद्योग से जुड़े लोग सड़क पर आने की नौबत में हैं। जब तक वहाँ राजनीतिक अस्थिरता समाप्त नहीं होती, इस उद्योग पर ग्वालियर चंबल में संघर्ष बना रहेगा। ग्वालियर चंबल में अपने सहयोगी देव श्रीमाली और उपेंद्र गौतम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। देश की बात में बात अब बिहार से। बिहार के जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ से 5 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और जबकि 35 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को जहानाबाद सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और मेडिकल कॉलेज भी भेजा गया है। हर तरफ यही नजारा है, परिजनों के रोने की आवाज हर किसी की दुखी कर रही है। जहानाबाद में मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के वानावर पहाड़ के इस हादसे ने कई घरों में अंधेरा कर दिया है। मंदिर पर जितने फूल वाले और पुलिस वाले रहते हैं, उन लोगों ने लेडीज के लाठी से छेड़कर हम लोग को टेल दिया गया। जो वहाँ से गिरा शुरू हुआ तो आदमी बीच में सब लेडीज चपने शुरू हो गया। उसमें हम दबा, मेरा बीवी दब गया, मेरा बीवी ना पता। उसके बाद ऐसा ढेर सा महिला और जेंट्स दबे हुए थे। उसमें किसी प्रशासन किसी को मदद कीजिए, किसी फूल वाला वहाँ पर था, उस किसी को मदद नहीं किया। मामला क्या है, सब लाइन में भीड़, काफ़ी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ की झुक रहे हो। तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया। तो दोनों में डंडा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया था। आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफ़ी भीड़ था। आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। 3 बजे से 3:15 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ कोई अभी मैंने 2 घंटा तक विधि व्यवस्था नहीं था। उसके बाद DM साहब, SP साहब आए हैं और वहाँ का जो बात है, हम 10 लड़का से बात किए जो पूजा पाठ करके आए हैं। वो बोले हैं कि वहाँ भगदड़ मच गया। भगदड़ का कारण है कि प्रशासन की कमी थी और वहाँ प्रशासन के अभाव में NCC के लड़के लोग, कुछ वॉलंटियर लोग को लगाया गया और वो वॉलंटियर लोग लाठी का प्रयोग कर दिए। इससे पब्लिक लोग इधर उधर भागने लगे और भागने के दरमियान जो कुछ लोग जो गिर गए, वो गिरने के बाद उस पर 10, 20, 50, 100 आदमी उस पर दौड़ के चले गए। तो जो गिर गया वो मर गया। सोमवार के चौथे सोमवार से पहले रविवार शाम से ही प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पर भीड़ बढ़ने लगी थी। कहा जा रहा है इसी दौरान धक्का मुक्की की वजह से एक श्रद्धालु एक फूल बेचने वाले पर गिर गया और हालात बिगड़ गए। प्रशासन झड़प और भगदड़ को इसकी वजह बता रहा है। 3 सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है, हम लोग उससे ज़्यादा सतर्क थे। थोड़ी देर बाद हम लोग आधिकारिक तौर पे बात करेंगे। प्लीज़ अभी इसको, मेरा जो पर्पस है, पहले इसको हम लोग यहाँ डील करने दीजिए। जो इसका विधिवत प्रक्रिया है उसको हमको करना है। यहाँ पे 7 बॉडी आ चुका है। अच्छा, कहाँ से आया? सब बराबर पहाड़ी से, वहाँ से आया। वहाँ पे भीड़ में भगदड़ हो गई थी, इसीलिए इंजर्ड भी है, वो भी हॉस्पिटल आए हुए हैं यहाँ और मखदुमपुर, दोनों जगह इलाज हो रही है। मखदुमपुर में लगभग 15 या 20 के आसपास वहाँ पे है और यहाँ पे भी 15 लोग लगभग आए हैं। संख्या नहीं है, बट कुछ लोग आए हैं इलाज हो रही है। इतने बड़े हादसे के बाद भी मंदिर में भीड़ बरकरार है। अब पुलिस वाले काफी मुस्तैद दिख रहे हैं। NCC के कैडेट भी व्यवस्था कायम करने में लगे हुए हैं। 2009 में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था, लेकिन लगता है प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। ये कहानी जहानाबाद की ही नहीं है। ज्यादातर बड़े मंदिरों के बाहर किसी खास मौके पर इसी तरह की बद इंतजामी दिखती है।
हर बार हादसों के बाद वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, फिर या तो प्रशासन वादे भूल जाता है या हालात का अंदाजा वक्त रहते नहीं लग पाता है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रशासन के पास भीड़ नियंत्रण का कोई तरीका ही नहीं होता है। जहानाबाद से मुकेश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हम हैं स्विट्जरलैंड में और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव झलकियां लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल से, तो बने रहिए हमारे साथ। Two questions. Two. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इस साल इतना स्पेशल क्यों है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड के साथ नवाजा गया है और वो पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। किंग खान के साथ एक सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि ये अवार्ड उनके लिए स्पेशल क्यों है। हाय शाहरुख, आई एम गुड टू सी यू। Okay, so how does it feel to be back in Switzerland after so long? It's very nice. A little hot here compared to when I'm here. Normally it's very cool and nice. And it's first time for me. I'm feeling really hot. Yeah, it's like India. Yeah, Mumbai, right? Like Mumbai, yeah. Living your DDLG memories, I'm going to every place where you have been just to recreate the moments. Send me pictures from there. It's been so long, I don't remember them, so send me pictures from there. What is the best memory that you have of Switzerland? I mean, having come here, worked with Mr. Yash Chopra, and then all that we did, it was really nice. And when I started off in late 90s, to be here was a big thing, to come to Switzerland. And then now, when I come so many years later, people remember those films. So yeah, it's very happy. And today is a big honor, first Indian to get this honor. How does it feel, Shahrukh? You're making us proud always. No, it's very nice. I love the coziness of this place, the dignity with which they do the award function. So I'm very happy to be here and really thrilled. Thank you so much. I love you. अभी मेरे साथ दो जने जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं SRK फैंस, आ जाइए हमारे यहाँ पे। आइए। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम मिलान। मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ। आई एम अ बिग शाहरुख खान फ़ैन। मेरी पूरी फैमिली फ़ैन है। मेरी बहन सबसे बड़ी फ़ैन है। वो जब छोटी थी तो फिर शी वांटेड हिम टू बिकम आवर अंकल। तो वो हमेशा से ट्राई करती थी और लाइक हमेशा से सबको बोलती थी कि ना ये मैंने अपनी मासी के लिए लड़का देखा है। हाँ। और आप कहाँ से? Where are you from? I'm basically from Bangladesh, but now I'm having my study in Milan. But as I'm a 90s kid, I can very easily relate with Shah Rukh Khan. We grown up with Shah Rukh Khan. So it's a big opportunity to have a scope to meet with Shah Rukh Khan here in Europe, I must say, because in our country or in the Bangladesh, quite a few times Shah Rukh Khan have visited, but it's we cannot have a chance to meet with Shah Rukh Khan. So whenever we got this chance to meet with Shah Rukh Khan, so अच्छा, वो यहाँ घूमने नहीं आए हैं, वो स्पेशली शाहरुख खान के लिए आए हैं, राइट? अपना बर्थडे मनाने? जी मेरा बर्थडे 24 को था। मेरा प्लान था कि स्विट्जरलैंड आना, बट फिर आई थिंक उसी टाइम पे आ रहा था कि शाहरुख खान शायद यहाँ पे होंगे, तो मे बी ट्राई माई लक टू मीट हिम। ये अकेले नहीं है, और भी फैंस है, तो टेक अ लुक अबाउट द फैन फ्रेंजी जो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में हो रहा है। Shahrukh Khan, I love you, Shahrukh Khan, I love you, Shahrukh Khan, I love you. Which movie have you watched of Shahrukh Khan? I love you, Shahrukh Khan. Come on, please, come on. Don. Okay. Shahrukh Khan. Guys, you all know Shahrukh Khan? Sorry? You all know Shahrukh Khan? Yes, I know him. Are you here for him? Exactly, yes. Where are you from? From here, from Berlin. From Berlin? Okay, which movie have you watched of him?
like more his old ones, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gum, all these. Also the new ones, Jawan. Wow. What about you? I'm more like I was coming with her, so but I also love Shah Rukh Khan. आप कहाँ से हो? मैं अफगानिस्तान से, मैं शाहरुख खान का फैंस हूँ। इधर 2 मई से मैंने इंतज़ार किया इधर से शाहरुख खान कब आएगा। मैं इटालिया से आया हूँ स्पेशली अभी अपना काम छोड़ के सिर्फ SRK को लाइव देखने के लिए। और आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली पाकिस्तानी हूँ बट हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं शाहरुख खान को। और अभी मैं इटली में मेरी अभी शिफ्ट थी लेकिन मैं काम छोड़ दिया, मतलब अभी मुझे वो काम से निकाल भी सकते हैं लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, बस शाहरुख सर को लाइव देख लिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। I saw that you got a hug from Shah Rukh Khan. Ah, yes. Can you organize a hug? I wish I could do that for all of you. Sto aspettando da 3 ore per Shah Rukh Khan. Chiama Shah Rukh Khan adesso. What is he saying? Italia. ये बोल रहे हैं कि हम 3 घंटे से इधर खड़े हैं शाहरुख खान को देखने के लिए, इटालियन में बोल रहे हैं। ओह ओके। अब बहुत दिनों से लोग बाहर खड़े रहते हैं उनके घर के बाहर। जी वो तो 3 घंटा तो कुछ नहीं है। हाँ वो बात तो है, वो बात तो है। इतने लोग नहीं है। थैंक यू। हमें तो ये तो 3 घंटे हैं, 3 दिन भी खड़ा रहना चाहिए या मतलब 3 महीने की भी बात हो तो कोई आप मसला उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नहीं। मुझे उनकी सारी फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद है, बेसिकली वैसे डॉन उनकी अच्छी लगती है, वो रोल भी उनको सूट करता है डॉन।